हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वार में। आज हम लोग 18 से 21 मई तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा है, सेशन बहुत लंबे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है और किस किस टॉपिक से हम स्टैटिक पोर्शन में कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे। सवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। बाओबाब वृक्ष, ये भी न्यूज में बना हुआ था, इसका रीजन जानेंगे, ये भी हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। अहरामत नदी, ये नदी किस देश से संबंधित है, ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी, ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। डेल्टा पद्धति के बारे में जानेंगे, न्यूज में क्यों बना हुआ था। और भारत में 10 प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार में हैं, जिसको IUCN ने अभी अपडेट किया है। तो वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं इसके बारे में जानेंगे, और ये भी हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंस एंड टेक की बात करें दोस्तों, तो प्री फायर पोलर मिशन के बारे में हम बात करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करेंगे। सिंक्यूलिन अल्फा प्रोटीन, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में बात करेंगे और प्रोजेक्ट एस्ट्रा के बारे में बात करेंगे। ये 5 टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक का जो है पार्ट कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। बाय बैंक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, इसको किसने जारी किया है, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कवर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये जो है बाय बैंक बॉन्ड जो है ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये आपका मिसलेनियस का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम लोग ब्लू वीजा के बारे में बात करेंगे, ये भी आपका मिसलेनियस का पोर्शन कवर करेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी जिसकी शुरुआत G20 के सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अंत में बात करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये चारों पार्ट जो है हमारा मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले जो 30 से 40 मिनट हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और निश्चित मैं बता रहा हूं कि इन्हीं टॉपिक में से आपको एक न एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश में 21 मई 2024 यानी कि आज के दिन एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही बता दें कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग ते ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। प्रशिक्षित डॉक्टर लाई ऐसे समय में राष्ट्रपति बने हैं जब चीन के साथ ताइवान का टकराव बढ़ रहा है। बता दें कि चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है और ताइवान में 1949 से स्वतंत्र सरकार स्थापित है। तो लाई चिंग ते का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। और वैसे भी 2024 का जो ये वर्ष है ये चुनाव का वर्ष कहा जा रहा है। बहुत देशों में चुनाव हो रहे हैं, तो आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा दिख जाए कि एक तरफ जो है आपको संबंधित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दे दिया जाए और दूसरी तरफ संबंधित देश दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जेफ बोजेस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन के 6 चालक दल के सदस्यों की घोषणा की, जो अंतरिक्ष के लिए आगामी वाणिज्यिक उड़ान का हिस्सा होंगे। और उसमें और इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए कि उस सदस्यों में जो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं उनमें आंध्र प्रदेश के गोपीचंद थाटुपुरा ब्लू ओरिजिन पर अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, गोपीचंद थाटुपुरा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी दिसंबर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। पहले इन्होंने 6.7% बताया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वित्त वर्ष 2023-24 में देश के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध मुनाफा पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से
ज्यादा पार कर गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का शुद्ध मुनाफा 39% से बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है और वित्त वर्ष 2022-23 में यह 2 करोड़ 20 लाख था। अब चूंकि ये पहली बार है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पार कर गया है देश का बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध मुनाफा, तो ये आंकड़ा जो है आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और साथ ही जो है जो शुद्ध मुनाफा है वो 39% हो गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के जैव विविधता बोर्ड के साथ साझेदारी में चित्तूर जिले के कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अगर एग्जाम में आए कि कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना होगा आंध्र प्रदेश से, में 2 शताब्दियों के बाद श्रीलंकाई गोल्डन बैक्स मेढक को फिर से खोजा है। अब ये जो श्रीलंका का ये जो गोल्डन बैक्स मेढक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिलियारा ग्रेसिलिस। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गोल्डन कलर का दिखता है मेढक, जिसकी खोज जो है कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के एक नए ग्रह का पता लगाया है, जिसका नाम स्पेकुलोस 3b है, जो केवल 55 प्रकाश वर्ष दूर है और जो अत्यंत ठंडे और लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो है पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, स्पेकुलोस 3b इसका नाम उन्होंने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये महिला जो है सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं से संबंधित है। एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किया है, जिसने 5G को 20 गुना पीछे छोड़ दिया है। यानी कि अब जो 6G की स्पीड है वो 5G से 20 गुना ज्यादा है। डोकोमो एंटिटी एनईसी ऑफ फुत्सुजू द्वारा विकसित यह 100 Gbps की गति से डेटा प्रसारित कर सकता है, जिसका घर के अंदर और बाहर सफलतापूर्वक अभी हाल ही में जापान में परीक्षण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किस देश में हुआ है, जापान में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है। तो ट्यूनीशिया जो है प्रवासन संकट का सामना कर रहा है और यूरोप में बेहतर जीवन की उम्मीद में अफ्रीका और मध्य पूर्व में गरीबी और संघर्ष से भाग रहे लोगों के लिए लीबिया की जगह मुख्य प्रस्थान बिंदु बन गया है। ये एक सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन आपको ध्यान ये देना है क्योंकि ट्यूनीशिया और लीबिया ये दोनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम ट्यूनीशिया को मैप में देख लेते हैं। ट्यूनीशिया जो है ये नॉर्थ साइड अफ्रीकी कंटिनेंट में आता है। आप यहां देख रहे हैं ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनीशिया। यहां से लोग जो है लीबिया में आके प्रवास कर रहे हैं और फिर यहीं से मेडिटेरियन सी के माध्यम से वो यूरोप में बसने का जो है एक अपना सपना सजोए हुए हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो ट्यूनीशिया की अच्छी नहीं है। आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, गल्फ ऑफ गेट्स। गल्फ ऑफ गेट्स का संबंध कहां से है, मेडिटेरियन सी से है, जो कि ट्यूनीशिया से सटा हुआ है जिब्रा आइलैंड के पास। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सऊदी अरब के राजमार्ग 10 को यानी कि नेशनल हाईवे 10 को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा ऑस्ट्रेलिया के आयर राजमार्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी सीधी सड़क के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि जो सऊदी अरब का NH10 है वो दुनिया की सबसे सीधी जो है नेशनल हाईवे है, इसका जो है रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आयर हाईवे ने 146 किलोमीटर की सीधी दूरी के साथ रिकॉर्ड बनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि खेल से संबंधित है। भारत के प्रमुख पैरा शटलर सुकांत कदम, तरुण और सुहास एलबई। सुहास एलबई ये हैं जो कि प्रयागराज के डीएम के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ने पेरिस में होने वाले पैरालंपिक्स में अपने लिए जगह बना ली है। सुकांत कदम पहली बार पैरालंपिक्स में भाग लेंगे और वो पुरुषों की SL4 श्रेणी में खेलेंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन बोयांग और लियू यी को 21-15, 21-15 से हराया था। तो थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल का जो खिताब है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है।
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 की 200 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता और वहीं दीप्ति जीवांजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दीप्ति जीवांजी का नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन इसका आयोजन कहां पे किया गया था? जापान में किया गया था। तो ये तो रहा दोस्तों वन लाइनर। और अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलता है भले वो कभी कभी नहीं आ पाता है, लेकिन डेली नहीं आ पाता है, लेकिन जो भी कंटेंट मिलता है वो एकदम टू द पॉइंट मिलता है जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम डिटेल में कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इससे संबंधित न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि मिजोरम के फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में फेतिरोस्पर्मम लुशेओरम नामक एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा पाया गया है। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा मतलब कि साइंटिफिक नेम है तो टफ हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मिजोरम में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिथेस्पोरम लुशेओरम के बारे में। तो बता दें कि ये एक अर्ध परजीवी स्थलीय पौधे की नई प्रजाति है और ये अपने मेजबान जड़ों से जुड़ जाता है और मिट्टी में उगने वाले सामान्य पौधों की तरह दिखाई दे जाता है। यानी कि अगर हम मान लें कि ये पेड़ जो है फिथेस्पोरम लुशेओरम है, तो ये क्या करता है कि जो अपने पास का सटा हुआ जो मेजबान पेड़ है उसकी जड़ों से ये सट जाता है और फिर सामान्य पौधों की तरह जो है ये दिखाई देने लग जाता है। लुशेओरम का नाम जो है मिजोरम की लुशाई जनजाति के नाम पर रखा गया है। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का नाम फावंगपुई पर्वत से लिया गया है, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि फावंगपुई पर्वत जो है वो मिजोरम में है और मिजोरम राज्य की ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बाओबाब वृक्ष के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये वैसे पिछले वर्ष भी न्यूज में बना हुआ था, क्योंकि अफ्रीकी कंटिनेंट में ये पाया जाता है। तो इसको जो है किसी एक देश ने जो है अफ्रीका के मेडागास्कर से इसका आयात किया था, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो अभी क्या न्यूज है? अभी ये न्यूज है कि एक हालिया अध्ययन में मेडागास्कर में विशिष्ट आकार के पेड़ों बाओबाब की उत्पत्ति और विकास का पता चला है, जिनकी प्रजातियां अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी भी हैं, जिसे जंगल की मां के रूप में जाना जाता है। बता दें कि बाओबाब पर्णपाती पेड़ हैं जो शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। जीनस एडानसोनिया से संबंधित हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अपनी विशाल ऊंचाई और दीर्घायु के लिए जाने वाले बाओबाब अपने हिस्सों के कई उपयोगों के साथ सांस्कृतिक महत्व और पारिस्थितिकी महत्व भी रखते हैं। बाओबाब की कई प्रजातियां विशेष रूप से मेडागास्कर में आवासीय विकास और निवास स्थान के नुकसान जैसे कारकों के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति और विकास हुआ है वो मेडागास्कर में तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ बता दें कि ये जो है अब विलुप्त होने के कगार में भी है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। जलवायु परिवर्तन ने बाओबाब प्रजाति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, जो संभावित रूप से 2080 तक विलुप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की कि क्या भारत में ये पाए जाते हैं। तो हाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू शायद भारत का एकमात्र स्थान है जहां बाओबाब के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं और शहर की परिधि में अनुमानित 1000 पेड़ हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने खुरासानी इमली या बाओबाब के फल के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन करने की योजना बनाई है। तो बाओबाब वृक्ष जो है वो भारत में कहां पे मिलता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पे IUCN ने रेड लिस्ट और WWF के अनुसार जो है भारत में 10 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। तो उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि सूची ये अपडेट हुई है। तो ये 10 हैं कौन कौन से? तो पहले जो साधारण नाम लिए जाते हैं वो बता दें। एशियाई हाथी, जिनका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये जो है संकटग्रस्त की सूची में है। गंगा नदी डॉल्फिन, इनको जो है प्लेट निष्ठा गंगैटिका, ये जो है इनका वैज्ञानिक नाम है, ये गंभीर खतरे की सूची में है। एक सिंग वाला गैंडा, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है गैंडा यूनिकॉर्निस, ये आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, ये भी गंभीर खतरे की सूची में है। हिम तेंदुआ,
पैंथेरा एनसिया कहते हैं, ये भी गंभीर जो है खतरे की सूची में है। बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। लाल चीन की भालू, इसे जो है आइलुरस फुलगेंस कहते हैं। एशियाई शेर पैंथेरा लियो पार्सिका कहते हैं। नीलगिरी तहर, ये भी जो है संकटग्रस्त की सूची में शामिल हो गया है। नीलगिरी ट्रैगस हिलोक्रियस के नाम से इसका जो है साइंटिफिक नेम है। भारतीय बाइसन, इसे बॉस गौरव के नाम से जाना जाता है साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिक भाषा में। और शेर पूंछ वाला मकाक, ये जो है मकाक सिलिनस नाम से जाना जाता है वैज्ञानिक भाषा में, जो कि संकटग्रस्त सूची में आ गया है। तो ये टोटल 10 हैं, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे प्रश्न जो है यूपीएससी बहुत जनरेट करता है, तो यूपीएससी एग्जाम जो कि अभी जो है होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अहरामत नदी के बारे में कि इससे संबंधित क्या न्यूज है, और ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाला है। तो न्यूज यह है कि वैज्ञानिकों ने नील नदी के एक लंबे समय से दबी हुई शाखा अहरामत नदी, यानी कि अहरामत नदी जो है वो नील नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, की खोज की है, जो कभी मिस्र में 30 से अधिक पिरामिडों के साथ बहती थी, जिससे संभावित रूप से यह रहस्य सुलझ गया है कि प्राचीन मिस्रवासी स्मारकों के निर्माण के लिए विशाल पत्थर के ब्लॉकों को कैसे ले जाया करते थे। बता दें कि अध्ययन से पता चला है कि 40 मील लंबी नदी शाखा जो अन्य पिरामिडों के बीच गीजा पिरामिड परिसर से होकर बहती थी, सहस्राब्दियों तक रेगिस्तान और खेत के नीचे छिपी हुई थी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें कि प्रयागराज में संगम होता है, तो संगम जो है वो 3 नदियों का होता है। एक होता है यमुना का, दूसरा होता है गंगा का, और तीसरा होता है सरस्वती का। तो सरस्वती नदी भी यहाँ पे लगभग विलुप्त है, मतलब लगभग नहीं विलुप्त ही है, वो दिखाई नहीं देती है, केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से आप इसे अहरामत नदी को समझिए कि ये नील नदी की नदी है, जो है ट्रिब्यूटरी है, जिसे अभी खोजा गया है। अहरामत नील नदी की हाल ही में खोजी गई एक सहायक नदी है, और अरबी में इसका अनुवाद जो है वो पिरामिड होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहाँ पे नील नदी की बार बार हो रही है, तो क्यों ना उसका हम रिवीजन कर ले। नील नदी अफ्रीका में स्थित है, और यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी क्षेत्र से होता है, झील से होता है, जबकि ब्लू नदी का उद्गम जो है इथियोपिया के लेक टाना से होता है, टाना झील से होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आपका व्हाइट है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से माना जाता है। नील नदी का बेसिन काफी विशाल है, जिसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो और केनिया आदि देश शामिल हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे नील नदी से, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है डेड्डा पद्धति। ये डेड्डा मेथड क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने संडे को जनरेट भी किया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक क्विज सॉल्व नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको जरूर सॉल्व करिएगा। और रोजाना अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तभी आपको एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये डेड्डा मेथड है क्या, इसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से आकर गोदावरी की घाटी के घने जंगलों में बसे मुरिया आदिवासी किसान डेड्डा पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं, ये इससे रिलेटेड न्यूज थी, और इसीलिए डेड्डा मेथड जो है ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि डेड्डा मेथड उन बीजों को संरक्षित करने की विधि है जो उनके पूर्वजों ने उनके परिवार को सौंपे थे। किसको? मुरिया आदिवासी किसान को। बीजों को पत्तियों में संरक्षित किया जाता है और दूर से बोल्डर की तरह दिखने के लिए लगभग वायुरोधी पैक किया जाता है। अब ये पैकिंग होती कैसे है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। डेड्डा में 3 परतें होती हैं। पहली परत सियाली की पत्तियों के अंदर लकड़ी की राख फैलाई जाती है। बाद में राख को एक आवरण बनाने के लिए नींबू की पत्तियों से ढक दिया जाता है, और अंत में बीजों के आवरण के अंदर संरक्षित किया जाता है और सील कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जो है इमेज पे देख रहे होंगे कि बीजों को किस प्रकार से ये मुरिया आदिवासी किसान जो है डेड्डा मेथड के माध्यम से संरक्षित करते हैं। बता दें कि मुरिया जनजाति का संबंध जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से है। इसको भी आप लोग लगे हाथ ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहां से हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन शुरू हो रहा है, और जो पहला टॉपिक है वो है प्री फायर पोलर मिशन। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि नासा प्री
प्री फायर ध्रुवी मिशन 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च होने वाला है, यानी कि कल के दिन ये जो है न्यूजीलैंड से लॉन्च होगा और ये नासा का मिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी ले ली जाए। मिशन का उद्देश्य पहली बार पृथ्वी से ध्रुवीय क्षेत्रों से गर्मी के नुकसान के पूर्ण स्पेक्ट्रम को प्रकट करना है, जिससे जलवायु मॉडल अधिक सटीक हो जाएंगे हमारे। नासा के अनुसार दूर अवरक्त तरंग दैर्ध्य में अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाली उष्मा ऊर्जा का लगभग 60% कभी भी व्यवस्थित रूप से मापा नहीं गया है। इसलिए प्री फायर मिशन के डेटा का उद्देश्य ज्ञान के में अंतर को संबोधित करना और जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि की भविष्यवाणियों में सुधार के लिए डेटा प्रदान करना है। यानी कि प्री फायर पोलर मिशन से अब जो डेटा निकल के आएंगे वो एकदम सटीक रूप से होंगे हमारे जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जो स्तर में वृद्धि हो रही है उसके लिए। इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, जिसकी लागत एक पूर्ण आकार के उपग्रह से भी कम है। जैसे अब किस किस प्रश्नों के उत्तर हमको ज्यादा सटीक प्राप्त होंगे, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल और बर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिक से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली गर्मी की मात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। वर्ष 1970 के दशक के बाद से आर्कटिक ग्रह की बाकी हिस्सों की तुलना में 2.5 गुना अधिक तेजी से क्यों गर्म हुआ। ऐसे जितने भी क्वेश्चन जनरेट होंगे वो सारे के सारे जो है प्री फायर पोलर मिशन से उसकी जानकारी जो है सटीक रूप से उसकी भविष्यवाणी की जाएगी। तो ये रहा प्री फायर पोलर मिशन न्यूज में क्यों था उसके बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और इससे रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या फिर अगर आपको याद है तो आप देखे होंगे कि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने विशेष रूप से आम के मौसम के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पकने वाले कच्छों के संचालन करने वाले व्यापारियों, फल संचालकों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को सचेत किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग जो है वो जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaC2 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग के दौरान फलों के सीधे संपर्क में आ सकते हैं और फलों पर आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ सकते हैं जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसीलिए ये कैल्शियम कार्बाइड जो है न्यूज में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का जो कि है सिंक्यूलिन अल्फा प्रोटीन। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये भी हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि एक अध्ययन में पाया गया कि सिंक्यूलिक अल्फा प्रोटीन के दो रूपों को संतुलित करने से पार्किंसंस को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। पार्किंसंस एक रोग है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। तो अब जान लेते हैं कि सिंक्यूलिक अल्फा प्रोटीन के बारे में डिटेल में कि कौन कौन से फैक्ट हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये एक रहस्यमयी प्रोटीन है जो स्वस्थ कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह उम्र से संबंधित न्यूरो डिजेनेरेटिव बीमारियों में शामिल होने के लिए कुख्यात है। यह कोशिकाओं में समुच्चय के रूप में दो तरह से मौजूद होता है, एक जो कोशिकाओं के नाभिक की संरचनात्मक अखंडता में हस्तक्षेप करता है और दूसरा जो कोशिका को गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन को नष्ट करने की अनुमति देता है। इस दो तरह से ये जो है शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होता है और इन दोनों में पहला रोगग्रस्त अवस्था से संबंधित है और दूसरा स्वस्थ कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में आए कि सिंक्यूलिक अल्फा क्या है तो ये एक प्रोटीन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है AK-203 असॉल्ट राइफल। तो न्यूज ये है कि हाल ही में भारतीय सेना को रूस से AK-203 असॉल्ट राइफलें मिल गई हैं। अब कुछ फैक्ट हैं उनको कवर कर लेते हैं। AK-47 राइफल का एक उन्नत संस्करण है AK-203 जिसे बेहतर आर्गोनोमिक्स और सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक भारतीय सेना को 27,000 AK-203 राइफलें वितरित की जा चुकी हैं और अगले 2 सप्ताह में अतिरिक्त 8,000 राइफलें सौंपे जाने की उम्मीद है। AK-203
राइफलों के उत्पादन में स्वदेशीकरण का वर्तमान जो स्तर है वो 25% है और अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 70% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो किस देश से भारत ने लिया है? रसिया से लिया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये लास्ट पॉइंट है हमारा साइंस एंड टेक का। तो इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि हाल ही में गूगल ने कंपनी के वार्षिक डेवलपर सम्मेलन में प्रोजेक्ट एस्ट्रा का प्रारंभिक संस्करण प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट एस्ट्रा का संबंध जो है किस कंपनी से है? गूगल से है। यह गूगल द्वारा विकसित एक नया मल्टी मॉडल एआई एजेंट है। यह दुनिया को देख सकता है, याद रख सकता है और किसी ना किसी कोई चीज कहां पे छोड़ी है किसी ने फोन के कैमरे के माध्यम से देखकर यह जवाब भी दे सकता है, जो कि कंप्यूटर कोड सही है कि कंप्यूटर कोडिंग सही है या नहीं सही है। यानी कि जो प्रोजेक्ट एस्ट्रा है, तो अगर ये आप अपने जो है क्या बोलते हैं मोबाइल में या जो है लैपटॉप में अगर इसको आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके माध्यम से जो कैमरा ऑन रहेगा और अगर आप पूछेंगे कि जो है मेरा पेन कहाँ है, तो वो उसका भी जवाब दे देगा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग जो है लगातार एआई के माध्यम से चलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोजेक्ट एस्ट्रा का संबंध किससे है? गूगल से है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बाय बैक बॉन्ड। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि आरबीआई ने सरकार की ट्रेजरी बिल बिक्री में उल्लेखनीय कमी करके तथा केंद्र के पुनर्खरीद कार्यों के लिए बॉन्डों के लिए एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करके बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंगी को दूर किया है। बता दें कि बाय बैक बॉन्ड एक वित्तीय ऑपरेशन है जहां सरकार बॉन्ड के माध्यम से अपने बकाया ऋण के एक हिस्से को समय से पहले चुकाने के लिए अपने नकदी भंडार का उपयोग करती है। सरकार बाय बैक बॉन्ड के माध्यम से अपने ब्याज खर्च को कम कर सकती है। अपने स्वयं के बॉन्ड खरीदने से उनकी मांग बढ़ जाती है और उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं और उनकी पैदावार कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उधार लेने की लागत जो है वो सस्ती हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाय बैक बॉन्ड क्या है। ये जो है एक ऐसा बॉन्ड है जहां सरकार बॉन्ड के माध्यम से अपने बकाया ऋण के एक हिस्से को समय से पहले चुकाने के लिए अपने नकदी भंडार का उपयोग करती है इस बॉन्ड के माध्यम से। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक की। सेशन लंबा हो रहा है लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये न्यूज में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमास के 3 शीर्ष नेताओं के लिए अरेस्ट वारंट आवेदन किया है। तो आपको यहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। तो बता दें कि आईसीजे यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसीलिए न्यूज बनी हुई थी क्योंकि नेतन्याहू जो कि इजरायली प्रधानमंत्री हैं और हमास के शीर्ष नेताओं के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लू वीजा। इसका संबंध किस देश से है? तो न्यूज ये है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण अधिवक्ताओं के लिए एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ब्लू रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ब्लू रेजिडेंसी वीजा एक विशेष रेजिडेंसी परमिट है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों में असाधारण समर्पण और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। यह 10 वर्षीय वीजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण योगदान और प्रयासों का प्रदर्शन किया है। और इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप यूएई के भीतर और बाहर स्थिरता प्रयासों का समर्थन करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लू वीजा जो ये जारी किया गया है ये किसने जारी किया गया है? सऊदी अरब अमीरात ने जारी किया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, भारत मध्य
पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो सिंपल सी न्यूज थी कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा करने के लिए पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है। तो ये सिंपल सी न्यूज थी जो कि बनी हुई थी। तो अब चूंकि इसका उद्घाटन जो है G20 सम्मेलन के दौरान किया गया था, जो कि सितंबर में आयोजित किया गया था भारत में, तो ये हमारे एग्जाम के लिए आज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। बता दें कि इसकी घोषणा जो है नई दिल्ली G20 बैठक के मौके पर की गई, जब यूरोपीय संघ और 7 देश, कौन कौन से, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। गलियारा मौजूदा समुद्री मार्गों के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा पार जहाज से रेल पारगमन नेटवर्क प्रदान करेगा। यानी कि मुंबई से अगर हमारा कंटेनर चलता है तो पहले समुद्र से जाएगा, जो कि हमारा जहाज से जाएगा, उसके बाद फिर जब सऊदी पहुंचेगा, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, वहां से ये आप तो ये बाई रोड या फिर ट्रेन के माध्यम से ये इजराइल होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए ये यूरोप में एंटर कर जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। बता दें कि IMEEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 अलग अलग गलियारे होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। गलियारे में मुंबई और मुद्रा को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने वाला एक शिपिंग मार्ग और भूमध्य सागर के तटों तक पहुंचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन को इजरायली बंदरगाह हाइफा से जोड़ने वाला एक रेल नेटवर्क शामिल होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हाइफा को समुद्र के रास्ते से ग्रीस के पेरियस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा और जिससे अंततः यह यूरोप में जुड़ जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का रिवीजन आपने यहाँ पे कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि बेलारूस के विदेश मंत्री ने हाल ही में अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान घोषणा किया कि भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पे गंभीरता से विचार कर रहा है। तो सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहिए कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन आखिर है क्या। तो बता दें कि ये एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसमें मध्य और उत्तरी एशिया और पूर्व यूरोप में स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 29 मई 2014 को अस्ताना में हस्ताक्षरित यूरेशियन आर्थिक संघ संधि के द्वारा की गई थी। और सदस्य देशों की बात करें तो रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसमें शामिल हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा हमारा 18 से लेकर 21 मई तक का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और साथ ही बता दें, यहाँ पे जितने भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, भले उसमें कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको उन चीजों के बारे में भी मेंशन कर देता हूँ कि किस चीज को आपको एनवायरमेंट में कवर करना है, ज्योग्राफी में कवर करना है, हिस्ट्री में कवर करना है, पॉलिटी में कवर करना है। ऐसे सारे फैक्ट जो है आपको बताए जाते हैं, ताकि आपका जो है रिवीजन टाइम जो है वो बहुत कम समय में आपने मतलब कि आपको जो है अच्छे अच्छे टॉपिक जो है वो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर पाए। और यही एक तरीका भी होता है रिवीजन का। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बार में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एग्जाम बार चैनल से जरूर जुड़े, जो कि टेलीग्राम पे है। साथ ही बता दें कि अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, अभी तो कुछ डेट है नहीं, तो पढ़ाई में आप लोग का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। तो नोट्स आप तैयार करते चलिए, नोट्स आप तैयार करते चलिए, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, जबकि आपके खुद के हस्तलिखित नोट्स नहीं होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने ही हाथों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोग पैरों पे मारते हैं, आप हाथ पे मार रहे हैं, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद जो है आपको हाथों का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो हाथों पे कुल्हाड़ी मत मारिए, अपने नोट्स लगातार बनाते रहिए, क्योंकि लिखने का आप जितना अभ्यास करेंगे ना, वही आपका मेंस में आपका एक तो राइटिंग सुधार भी होगा, साथ ही आपको टॉपिक इतने ज्यादा याद रहेंगे कि आपको प्रश्नों में अच्छे पॉइंट कैसे मेंशन करना है, ये आप मतलब कि बहुत अच्छे से उसको आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।